नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। चुनाव से पहले पार्टियां न सिर्फ जनता से संपर्क साधने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने जा रही हैं, तो वहीं चंदे को जुटाने के लिए सीधे जनता से निवेदन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया के सहारे जनता से संवाद स्थापित कर चंदा जुटाने के अभियान को शुरू कर दिया है। और कार्यकर्ताओं, समर्थकों और हितैषियों से नरेंद्र मोदी ऐप पर बीजेपी ने चंदा देने की अपील की है, तो वहीं कांग्रेस ने डोर टू डोर संपर्क अभियान शुरू किया था, जिसमें वो लोगों से वोट के साथ चुनावी चंदा मांग रही है। और इसी कसरत में क्षेत्रीय पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में घर घर जाकर वोट और चंदा मांगने के अभियान की शुरुआत कर दी है। समझेंगे इस बदलते दौर में राजनीतिक दलों के चंदा जुटाने के बदलते तरीकों को, उसके असर की, और निर्वाचन आयोग के जो सुझाव थे पारदर्शिता को लेकर चंदे में, वो कहां तक पूरे होते दिखते हैं इन नए अंदाज के बीच। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। एसवाई कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। राहुल जी आपका स्वागत है। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शेखर जी आपका स्वागत है। डॉक्टर ए.के. वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। वर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत राहुल जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि करीब 4 दशक अगर हम पीछे जाएं आज से और चुनावी चंदे के गणित और उसके तरीकों को समझें, और आज जब मैं कहूँ कि ऐप के ज़रिए या फिर आम आदमी पार्टी सीधे घर जाकर मुख्यमंत्री चंदे की डिमांड कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, ये दौर कैसे शुरुआत हुआ था और आज जहाँ पर खड़ा है उसमें कितने पड़ाव आपने देखे? पढ़ाओ तो खैर मैं समझता हूँ कि कुरैशी साहब साथ हो तो फिर इतिहास पर हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय तो पुराना सब कुछ 40 साल पहले का आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि सब कुछ हर पार्टी के पास, कार्यकर्ताओं के पास नीचे सबको रसीद बुक दी जाती थी कि जाइए मोहल्ले में पर्ची काटिए, लोगों से चंदा लीजिए। उसमें सदस्यता भी ऐसी होती थी, फिर चंदे भी ऐसे लिए जाते थे। तो एक चंदा रसीद के साथ होता था, एक चंदा जो सब जानते थे वो बिना रसीद के होता था, और दोनों में कभी कोई ज़्यादा तालमेल कभी रहा नहीं। उतने सवाल भी तब उठाए नहीं जाते थे। कई तरह की पारदर्शिताएं जो आज हमारे लिए आज आम हो गई हैं, उस समय नहीं थी। उस तरह की जागरूकता भी नहीं थी, उतने उस तरह के प्रश्न नहीं थे। लेकिन चुनाव फंडिंग और राजनीतिक पार्टियों की आंतरिक आर्थिक संरचना, और ये हमेशा मुद्दे रहे हैं। इन पर एक बौद्धिक और अकादमिक बहस तो होती रहती थी, लेकिन सतही चिंताओं को प्रकट करने के अलावा पार्टियों ने इस पर ज़्यादा कभी ध्यान दिया नहीं। आज भी वो मजबूरी में ही देती हैं जब उनको मजबूर हो जाना पड़ता है जनमत के दबाव में। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता गया, तो ये दबाव पार्टियों पर बनता गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी भूमिका निभाई, चुनाव आयोग ने भी भूमिका निभाई कि वो लगातार अपने को पारदर्शी बनाएं, लोकतांत्रिक बनाएं, और अपनी फंडिंग को भी वो जवाबदेही अपनी दिखाएं लोगों के प्रति भी, और उनको भी पता होना चाहिए लोगों को कि हमारी पार्टियों को पैसा कितना, कैसा और कहाँ से मिलता है। तो उसमें अब ये नया दौर हम देख रहे हैं। ये कह लें कि क्राउड सोर्सिंग जैसे होती थी, ये क्राउड फंडिंग राजनीति की हो रही है। इसका स्वागत करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इतनी ही और यही तरीका एकमात्र हो तो शायद हमको उतनी समस्या नहीं होगी। सवाल ये कि जो बड़ा चंदा जो हमारे हज़ारों करोड़ के खर्च वाले चुनाव होते हैं, उनके लिए पैसा जो आता है, और जिसके कारण जो एक तरह से भ्रष्टाचार की गंगोत्री है हमारी व्यवस्था में, उस पर प्रभावी रोक लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं हुआ है। वो कैसे करें, ये हमको देखना है। कुरैशी साहब, राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चंदे के अगर तमाम पड़ाव और दौर को समझना है तो आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव आयोग अपने अपने वक्त पर अलग अलग सुझाव और नियम बनाते रहे, उसके बाद अलग बदलाव दिखा है। क्या ये कहा जाए कि आयोग का दबाव या आयोग का अंकुश है कि आज के दौर में, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो जो कि केंद्र में सत्ता में हो, या फिर किसी प्रदेश में सत्ता पर काबिज पार्टी हो, उन सब को ऑफिशियली ऐलान करना पड़ रहा है जनता से कि भाई आप आइए, चंदा दीजिए, हमारी मदद कीजिए? मैं समझता हूँ राहुल जी ने इतना खूबसूरती से एक्सप्लेन किया इसकी जो हिस्ट्री है, उसके बाद बहुत कुछ कहने को बचा नहीं।
उन्होंने ठीक कहा, 40 साल पहले तो छोटे छोटे चंदों की अहमियत थी। लोग रसीद बुक लेके घर घर जाते थे, मेंबरशिप ड्राइव होती थी, 4 आने का मेंबर बनना, उससे पैसे जमा होते थे और कुछ चंदा होता था। बाद में ऐसे स्टेज आई कि जो लोग फंड करते थे उन्होंने सोचा कि अगर हमारे बलबूते पे ये पार्टियां, ये कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो हम खुद ही क्यों ना इलेक्शन लड़के खुद ही जीत लें। तो पैसे वाले लोग इलेक्शन में आने लग गए। और अब लेटली तो जो बिग कॉरपोरेट्स हैं जो करोड़ों का चंदा देते हैं और फिर सरकार को रिमोट से चलाने की कोशिश करते हैं, ये फिनोमिनन देखने में आया। इस बैकग्राउंड में ये जो नया डोर टू डोर चंदे की जो ड्राइव है, मैं समझता हूँ जैसा कि राहुल जी ने भी कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी है कि डेमोक्रेसी को का नेट वाइड फैलाना और जो बिग कॉरपोरेट फंड के ऊपर डिपेंडेंट होना, जो बाद में फिर वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेंगे और सरकार में अपना हिस्सा और कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंसेस वगैरह मांगेंगे, उससे छुटकारा करने के लिए डोर टू डोर चंदा बहुत अच्छा है। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि 75% जो चंदा पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा करती रही हैं, वो 75% का सोर्स नहीं पता और बताते यही हैं कि ये कैश कलेक्शन है और ये छोटे छोटे चंदों की कलेक्शन है। हालांकि करोड़ों में किसी ने दिया हो, उसको भी छोटा चंदा दिखा के कवर अप करने की कोशिश की जाती है। बस प्रॉब्लम ये होती है जो उसूलन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन किस हद तक कि कवर अप करने के लिए ये इस्तेमाल होगा कि जी हमने तो डोर टू डोर चंदे से जमा किया है, जबकि पैसे बिग डोनर से लिए जाएंगे, इस पर वॉच रखने की ज़रूरत है। आपका आखिरी सवाल के इलेक्शन कमीशन का अंकुश के बाद ये फैक्ट है कि 2010 में हमने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन बना दी थी इलेक्शन कमीशन में, जहां पे एक इनकम टैक्स के एक सीनियर कमिश्नर को डायरेक्टर जनरल लगाया था, ताकि इस पैसे वाले जितने भी रोल है इलेक्शन में उसके ऊपर पूरी वॉच रखी जा सके। उससे पहले क्या होता था कि इलेक्शन के दौरान 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स बुलाए जाते थे एज एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, और वो अपने 3 हफ्ते ऑब्जर्व करके रिपोर्ट देके घर चले जाते थे, कोई फॉलोअप नहीं हो पाता था। लेकिन अब पिछले 7-8 साल से अच्छा फॉलोअप होता है और हिसाब किताब पॉलिटिकल पार्टी से, कैंडिडेट से लिया जाता है और उस बेसिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जी शेखर, क्योंकि कृषि आपने कहा कि अच्छी पहल है लोकतंत्र के लिहाज से, जब पार्टियां जनता के दरवाजे पर जाकर चंदा मांग रही हैं और जनसंपर्क अभियान के तौर पर भी इसे देखा जाए, लेकिन कहीं ये कवर अप तो नहीं है जो कि बड़े चंदे हैं उनको, उनके आंकड़े को इसके पीछे छुपाने के लिए इसका टूल का इस्तेमाल भी हो सकता है, या ऐसी आशंका ज़्यादा बढ़ती है, या पार्टियां ये कहती हैं कि जब छोटे लोगों से जो चंदा उनको मिल रहा है और अगर कोई बड़ा देना चाहता है तो उसमें गुरेज क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो यही है कि 2000 से ऊपर आप मतलब कैश पे नहीं दे सकते हैं, और ये जो अनोनिमिटी है अभी भी कि जो डोनेशन दे रहा है, कौन दे रहा है किस पार्टी को, बॉन्ड के माध्यम से, उसको लेकर भी आलोचना हुआ है, क्योंकि उस पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हो सकता है सरकार को पता हो या बैंक को पता हो जहाँ पे ये बॉन्ड खरीदते हैं, लेकिन पब्लिकली आज भी जो पैसे देना चाह रहे हैं वो भी खुल के आके पैसे देना नहीं चाहते। ज़्यादातर प्रेशर जो था इस समय भी कि जो देना चाहते हैं वो बता के देना नहीं चाह रहे, बैरिंग फ्यू बड़े अगर कॉरपोरेट ग्रुप्स हो। और दूसरी चीज़ ये जो चंदा इकट्ठा करना, हो सकता है कि अभी इस चुनाव मतलब 2019 चुनाव के लिए एक बड़ा पब्लिसाइज्ड कैंपेन हो, लेकिन चंदा इकट्ठा करना कई रीजनल पार्टीज भी किए, और बीजेपी में उनका पहले एक था आजीवन सहयोग निधि करके एक था, जहां पार्टी मेंबर्स खुद 5 रुपया जो मेंबरशिप फी का अलावा एनुअल कुछ डोनेट करते थे, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थे तब उनका एक बड़ा सिस्टम था जहां पे आप पार्टी कार्यकर्ता करते थे। बाकी अगर रीजनल लेफ्ट पार्टी देखा जाए तो वो भी अपना कलेक्शन करते हैं, कैडर से कराते हैं और कैडर्स फिर जनता में जाके करते, और तृणमूल पार्टी भी ऐसी की है। और मेरे ख्याल में ज़्यादा दक्षिण की जो पार्टीज़ है, जो पार्टीज़ जिनके ऊपर आरोप है कि ज़्यादा प्रयोग करते हैं इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, वो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा कलेक्शन ड्राइव करते हैं। जो पार्टी ज़्यादा जिनके ऊपर आरोप है कि ज़्यादा खर्च करते हैं, उनका ज़्यादा कोई बड़ा ड्राइव दिखा नहीं गया है। और देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, क्योंकि जब ये कदम लिया गया कि भाई बॉन्ड तक मामला आया कि बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड को सोर्स नहीं बताया जाएगा, तब लगा कि ठीक है आपने 2000 तक एक रोक लगा दी, उससे ऊपर, लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ है।
और इसका बड़ा आर्ग्यूमेंट यही था कि जो देने वाले हैं वो नहीं देना चाहते अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ अनोनिमिटी देंगे। लेकिन वही एक प्रकार का संदेह पैदा करता है, भाई जो दे रहा है वो खुल के क्यों नहीं दे रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे यूएस की, अगर देखें यूएस में सब कुछ ओपन है, लॉबिंग से लेकर पार्टी डोनेशन जो है वो खुल के दिया जाता है। लेकिन जहाँ सिस्टम खुल के भी है वहाँ भी हमने देखा है कि वो रीरूटिंग होके आता है कि कौन एक्चुअल डोनर है वो पता नहीं चलता। कंपनीज थ्रू कंपनीज आता है और उस कंपनी का भी मल्टी ओनरशिप हो सकता है। तो राहुल जी, क्या ये कहा जाए कि पार्टियों के सामने मजबूरी है, अब जनता के पास जाना ही पड़ेगा, चंदे के जुगाड़ करना ही है, चुनाव लड़ने हैं और चुनाव बड़े महंगे हो चले हैं, और जिन दूसरे विकल्पों की बात होती है और इसके लिए कई बार कुरैशी साहब जैसे लोगों ने रिकमेंडेशंस या डिमांड की है कि भाई इसके लिए एक खर्च तय हो, निधि तैयार की जाए, क्या सरकारी खर्चों पर चुनाव हो सकता है, उसमें भी कई सारे लकूने रहे हैं या कई सारी मुश्किलें अड़चनें रही हैं। तो फिर ऐसे में पार्टियों के लिहाज से और पारदर्शी सिस्टम कैसे बढ़े आगे, या फिर क्या वो हो सकता है एक आधार कहें? एक सीमा के बाद मुझे नहीं लगता कि भारत जैसी व्यवस्था में वो संभव है, क्योंकि बुनियादी बात जैसे शेखर ने भी कही और कुरैशी साहब भी आप बताएंगे कि पार्टियां खुद ही नहीं चाहती कि पारदर्शी हों। जैसे हमने संसद में भी कई मामलों में देखा, जैसे राजनीति के अपराधीकरण वाला मामला था। जैसे राजनीति में या चुनाव लड़के जो लोग आते थे उनके आपराधिक पृष्ठभूमि को सामने पारदर्शी करने का, सार्वजनिक करने का मामला था। उनको अपने आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देना पड़ता था। इससे इतनी बुनियादी चीज़ को लागू करने में भी संसद ने, सारी पार्टियों ने संसद में कितने अड़ंगे लगाए, तैयार नहीं हुई। अंततः वो फिर जाके मामला सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, वहीं से होकर आया। तो जब तक पार्टियों के भीतर ये दबाव और इच्छा पैदा नहीं होगी कि हम स्वयं अपने आप को जवाबदेह और पारदर्शी बनाएं, तब तक रास्ते ऐसे निकाले जाते रहेंगे। और दूसरी समस्या जो उतनी ही बड़ी है कि जब तक, जैसे शेखर ने कहा, कि देने वाले भी, जो बड़े असली देने वाले हैं, जो दुरुपयोग करते हैं चंदा देकर अपने मतलब के काम करवाने में, छोटे भी करते हैं, बड़े काम करते हैं, उनकी भी इच्छा होनी चाहिए। तो जब ये देने वाला और लेने वाला दोनों चाहेंगे कि भाई इसको हम ठीक करें और इसको बेहतर बनाएं, तब ये होगा। क्योंकि अब अपने देश में हम जानते हैं कि नंबर 2 जिसे हम कहते हैं, उसकी एक समूची अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वो केवल चुनाव और राजनीति में नहीं, वो सब जगह काम करती है। तो ये अपेक्षा करना कि जब बिना इस बड़ी नंबर 2 की अर्थव्यवस्था को, काले धन की अर्थव्यवस्था को बदले हुए केवल चुनावों को हम साफ कर लेंगे, ये एक अव्यावहारिक अपेक्षा भी होगी। तो ये सब साथ एक साथ चलेगा, हमारी समूची राजनीति पारदर्शी होगी। और दूसरा पक्ष ये है कि भाई चुनाव खर्च की भी एक सीमा तो होनी चाहिए ना, कोई व्यावहारिक सीमा। जो पार्टी है, वो जो सत्ता में है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो धकिया देती है बाकी सबको केवल खर्च करके ही। तो ये भी असमानता, एक बड़ी भारी असमानता है जो पूरी राजनीति को और चुनाव को प्रभावित करती है। तो इस पर भी अंकुश की ज़रूरत है, एक मर्यादा की ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा खर्च आप नहीं कर सकते, चाहे कोई आपके नाम पे करे, आपकी ओर से करे, आप खुद करें जी। लेकिन ये सब जटिलताएं हैं। लेकिन व्यवहार के स्तर पर आकर, क्योंकि चुनाव जीतना है कुछ भी करके, इसलिए बाकी सब छोड़ो, अभी तो हम चुनाव जो जिताए वो करो, ये है। A.K. वर्मा जी, मैं आपको चाहूँगा इस चर्चा में लाना, क्योंकि पहले कहा जाता था 80-90 के दशक में हम लोग सुनते थे कि पार्टियां चंदा जब मांगती थी लोगों से, तो उसके पीछे एक कारण होता था कि एक आत्मिक लगाव होगा जो चंदा देगा पार्टी को, और उसके लिए न सिर्फ वो वोट देगा बल्कि प्रचार करेगा, उसके पक्ष में बहस करेगा, उसके पक्ष में दलीलें देगा। लेकिन क्या ये दौर बदल चुका है, अब सिर्फ आर्थिक तक मामला सीमित है, और जो पार्टियों का नया एजेंडा या फिर नया चेहरा दिखता है कि डोर टू डोर कैंपेन है, ऐप के जरिए चंदा मांगा जा रहा है, एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं, अपील की जा रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, इसमें 2-3 चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली चीज तो ये है कि पहले चुनाव इतने खर्चीले नहीं होते थे, और वास्तव में आम आदमी जो था वो राजनीति में रहता था और वो लड़ने की कोशिश करता था। पॉलिटिकल पार्टीज की सदस्यता उसके पास होती थी, और ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही अहम तरीका है जनता से जुड़ने का, क्योंकि जिससे एक बार चंदा वो ले लेते हैं, या जो एक पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देता था, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी से उसका एक आत्मिक लगाव हो जाता था, और वो उस पार्टी के प्रति एक प्रकार से वैचारिक रूप से या अदरवाइज भी प्रचार के दौरान थोड़ी सी प्रतिबद्धता उससे अपेक्षित हो रही थी। लेकिन जब हमारे यहाँ एलपीजी का युग आया, और ये खासतौर से 90 का जो दशक शुरू हुआ है, उसके बाद से कारपोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है,
अब हम सभी लोग जानते हैं कि अब आम आदमी चुनाव लड़ने की वो कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये सभी, चाहे आप 70 लाख की सीलिंग लगाएं या कुछ भी करें, वो खर्चे उससे कई गुना बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अब धनी लोग आ गए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगी हैं इलेक्शन जीतने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो केजरीवाल साहब का हम लोगों ने देखा कि उन्होंने इस प्रकार का एक मैंडेट या डिक्टेट दिया कि भाई हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे और सब लोगों को पैसा देना पड़ेगा, जो भी बेनिफिशियरीज हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, चाहे वो स्कूल के लोग हों, चाहे वो हॉस्पिटल के बेनिफिशियरीज हों, चाहे वो लोकेलिटी के लोग हों जिनको सोशल वेलफेयर मेजर से कोई भी बेनिफिट हुआ है, तो चाहे वो 100 रुपए दे। लेकिन उनके भाषण में कुछ ऐसा भाव था कि चूंकि सरकार ने उनको लाभ दिया है तो उन लोगों को, आम आदमी पार्टी को चंदा देना पड़ेगा। ये कंट्राडिक्शन इन टर्म्स है डेमोक्रेसी में, कि आप किसी पे थोप नहीं सकते कि सरकार ने साहब आपकी बेनिफिट किया है, आपको शिक्षा दी है, आपको स्वास्थ्य दिया है, आपको जो है कल्याण दिया है, लिहाजा आपको जो है वेलफेयर के लिए उसके रिटर्न में पार्टी को जो है डोनेशन देना है। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो मैं एक तो उससे असहमत हूँ जो उन्होंने कॉल दिया है। हाँ, पार्टीज जाएं लोगों के पास, चंदा प्राप्त करने की कोशिश करें, अगर लोग उनको चंदा देते हैं ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे पार्टी का जुड़ाव होगा। दूसरी चीज जो अभी आपने इशारा किया था जिसकी तरफ एक चर्चा में, कि क्या कहीं ये कवर अप तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी की ही बात ली जाए तो सीटीबीटी ने भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी, और आप तो जानते ही हैं कि जो मेरे ख्याल से शायद 15 और 16 का असेसमेंट ईयर था, उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जेम्पशंस होते हैं उसमें डिबार कर दिया था आम आदमी पार्टी को, इसी बिना पे कि साहब 13 करोड़ रुपए उनके जो है ट्रांसपेरेंट नहीं थे कि वो 13 करोड़ रुपए कहाँ से आए, और 2 करोड़ रुपए उस पर हवाला के एंट्रीज का भी उन्होंने संज्ञान लिया था। तो मुझे लगता है कि ये तो एक छोटी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो बहुत ज्यादा पैसे कलेक्ट करती हैं उस पैसे को कवर अप करने के लिए। मैं उदाहरण दूंगा आपको बीएसपी का। बीएसपी जब 20,000 की लिमिट थी तो बीएसपी ने इलेक्शन कमीशन को ये डिक्लेयर किया कि हमारे पास अब 20,000 से ऊपर के कोई डोनर्स नहीं है। और जब अब 2,000 रुपए की सीलिंग हो गई है तो बीएसपी ने ये डिक्लेयर किया कि साहब हमारे पास 2,000 रुपए से ऊपर के कोई डोनर्स नहीं है। ये मतलब एक मजाक है। पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करती हैं, ये गवर्नमेंट को देखने की आवश्यकता है। तो मुझे वर्मा ऐसा साहब, लग जो आप रहा कह रहे है हैं कि जैसे जैसे जो जिस तरीके से नियम कड़े किए गए, उन्हीं नियमों का सहारा या आड़ ली गई। कुरैशी साहब, ये आप कई बार इसको लेकर आप सलाह भी दे चुके हैं और आपने सवाल भी खड़े किए हैं कि नियम आप जितने कड़े करेंगे, पतले गलियारे रास्ते पॉलिटिकल पार्टियां ढूंढती रही हैं। लेकिन चुनावी चंदे की पारदर्शिता, जो कि शेखर कह रहे थे कि आप अगर बिल्कुल टाइट करेंगे और पारदर्शी करने की कोशिश करेंगे, जो देना चाहते हैं फिर वो भी नहीं आ पाएंगे। तो फिर चुनाव में जो खर्चा है वो होगा कैसे और कौन देगा? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन के जो स्टेप्स हैं उसकी वजह से लोग नहीं झिझकते। झिझक इसलिए हुई कि डोनर्स के ऊपर अगर इनकम टैक्स के रेड होने लग जाएं तो डोनर घबराएंगे। और अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम आई थी उस वक्त भी ये सरकार ने ये कहा कि जो डोनर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम एक पार्टी को चंदा देते हैं तो दूसरी पार्टी हमको फिर धमकी देती है, इसलिए हमें हमारी एनोनिमिटी ज़रूरी है, हमको प्रोटेक्शन दी जाए। तो हम बॉन्ड किसने खरीदे, किसको दिए, किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो अब ये कि वाकई डोनर अपने को सीक्रेट रखना चाहता है, ये फैक्ट है कि नहीं, इसमें दो बातें कही जाती हैं कि एक तो अगर वाकई उनके ऊपर रेड होने लग जाते हैं और उनके ऊपर इंटिमिडेशन होती है और डरते हैं तो ये तो चिंता की बात है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी भी है कि डोनर जो है करोड़ों रुपए देता है और उसके बदले में ठेके लेता है और लाइसेंसेस लेता है, और लोगों को ये ना पता लग जाए कि भाई हमने 20 करोड़ रुपए दिए थे और उसके बदले में सरकार ने हमको ये दे दिया। तो हो सकता है कि ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या जो सीक्रेसी है ये डोनर की इस वजह से हो कि उनके पोल ना खुल जाए कि उन्होंने चंदा दे के उसके बदले में क्या लिया। तो ये दोनों ही बातें होती हैं। और जैसे कि शेखर जी ने बोला अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद से तो जो हम समझते हैं जो इतनी एनोनिमिटी हो गई कि सिवाय सरकार के या बैंक के किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन से डोनर ने किस पार्टी को दिया। तो जनता जानना चाहती है कि भाई किसने किसको दिया, ताकि क्विड प्रो को जो है उसके बदले में उसको क्या मिला वो जनता को पता लग सके। वो अब आगे से पता नहीं लग पाएगा।
तो इस तरह इसको ऐसे उलझाया जा रहा है कि न पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, जैसे कि किसी ने अभी कहा कि ट्रांसपेरेंसी हो, न डोनर चाहता है, और छोटे छोटे डोनर भी हैं वो उन पे भी धमकी हो जाए। अब छोटे डोनर पे मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि जब मेरे घर पे कोई आया मैं उसको डोनेशन दूँ तो मैं उसको वोट भी दूंगा। वो तो ये कि चलो आया है इसको भी दे दिया, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी उसको भी दे दूंगा। छोटे छोटे चंदे देने में क्या जाता है, और लेकिन अपने दिल की बात लोग नहीं बताते हैं। कुछ हद तक हो सकता है कि भाई डोनेशन दी तो मॉरल कमिटमेंट भी महसूस होती है, एक अटैचमेंट महसूस होती है, बट नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट। ये मसला ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन जूझने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आता। और जैसा आपने कहा, मैंने अपनी एक किताब लिखी थी, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। उसमें 40 तरीके जिससे ये पैसों की बेईमानियां होती हैं वो मैंने लिस्ट किए थे, जो उस वक्त तक हम देख चुके थे। अब उसके बाद क्या क्या नए तरीके इन्होंने ईजाद कर लिए वो फर्दर प्रोब की बात है, और ज़रूर नए नए तरीके जो इन्वेंट हो गए जिससे ये पैसे की जो घपलेबाजी है और कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं लग पा रहा कि हो क्या रहा है, ये और दोबारा और आगे कोशिश इस टाइप की हो जाएगी। वर्मा जी, आपकी नज़र में एक मैं चाहूँ सुझाव, फिर चुनावी चंदे में पारदर्शिता या फिर जो सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग कहता रहा है वो कदम क्या हो सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, इस प्रकार का कोई रेडीमेड सोल्यूशन किसी के भी पास नहीं है कि पारदर्शिता एकदम से कैसे आ जाए। बेसिकली हम लोग को इस पे सोचने की ज़रूरत है, पूरे कंट्री को इस पे विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावों में केवल चंदे का इशू आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, आपको होलिस्टिकली पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को देखना पड़ेगा। जब उसमें गरीब आदमी आ ही नहीं पाएगा, एंट्री पॉइंट ही ऐसा सबको पता है कि भाई इतना एक्सपेंडिचर हैवी हो गया है, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें होलिस्टिकली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में सोचनी पड़ेगी। चंदा उसका एक पार्ट है। चलिए, जब समाज बैठेगा, पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, सभी लोग प्रबुद्ध जन, सभी स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, और अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि इलेक्शन में पैसे में कमी की जाए, एक्सपेंडिचर लेवल घटाया जाए, तो कोई ना कोई उसकी सूरत निकलेगी जरूर। ऐसा नहीं है कि लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल ट्रेंड है। जैसे अभी किसी ने बताया अमेरिका की बात, अमेरिका में भी अब एक प्रकार से ये फेट कंप्लाई हो गया है कि वहां भी ऑर्डिनरी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, वहां भी केवल पैसे वाले ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है कि डेमोक्रेसी में धीरे धीरे पैसे वालों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। इलेक्शन के नए नए एक्सपेंडिचर के तरीके आ रहे हैं, वोटर्स को रीच आउट करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, एंड दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव। शेखर, सबको बैठ के विचार जो वर्मा जी कह रहे हैं कि होलिस्टिक सोचना होगा, और कृषि साहब कहना कि इससे पहले सुझाव भी आए हैं, लेकिन फिर रास्ता क्या है? नहीं, रास्ता यही है, कोशिश जारी रहना चाहिए कि जितना एनोनिमिटी आप खत्म करिए, क्योंकि जब तक आप कुछ ना कुछ एक पर्दा होगा कि। और दूसरी चीज़ है कि जो देना चाह रहा है वो क्यों हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स इज अ फ्री एक्टिविटी। आप अगर किसी को समर्थन दे रहे हैं दीजिए। अच्छा, ये जो डर है भाई मैं इस पार्टी को दे दूं फिर उस पार्टी को ना दूं, या इस पार्टी को ज़्यादा दे दूं उस पार्टी को कम दे दूं, अगर सत्ता बदल जाए कि वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये जो एक डर की वजह से ये हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, पार्टी कहते हैं कि भाई हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आज की जो आर्थिक हालत है, लोग कोई इतने खुशी से जाके कोई सी पार्टी को डोनेट करेंगे, मुझे उस पर संदेह है। दरवाजे पे खड़ा है तो दे दिया जाएगा कि क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन के समय वो पार्टी से लेते हैं वोट डालने के लिए, ऐसा भी घटनाएं हम सुनते हैं। इसीलिए डोनेशन, पब्लिक डोनेशन एक पब्लिसिटी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन किसी पार्टी के लिए वो मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन है, ये थोड़ा बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। राहुल जी, आगे टिप्पणी आपकी। देखिए, आगे के लिए सही बात है कि टुकड़ों टुकड़ों में ये नहीं हो सकता कोई भी काम, लेकिन मुझे लगता है कि 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिनके हाथ में दरअसल ये सारा खेल है, और जो कुछ करने की स्थिति में है। इसमें हम और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आम आदमी भी नहीं कर सकता। 3 चुनाव आयोग है, संसद है, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। और हमने देखा कि अब तक भी जितने चुनाव सुधार हुए हैं उनमें से अधिकांश इन्हीं 3 के बीच में हुए हैं। इन 3 से परे चौथा कोई स्तंभ नहीं है और संस्था नहीं है जो इसमें कुछ व्यावहारिक और प्रभावी ढंग से कुछ कर सके। तो इन तीनों में कुछ बुनियादी इन विषयों पर एक सर्वानुमति बने, एक न्यूनतम सहमति बने, और एक क्रम तय हो जाए कि भाई हम साल दर साल या चुनाव दर चुनाव ये सुधार करते चलेंगे।
तो एक इस तरह के कुछ एक व्यावहारिक सी अगर खाका बन सके, रास्ता बन सके, तो शायद ये हो सकता है। ये क्रमिक ही होगा, एक झटके में क्रांति नहीं आ सकती। ये हमको मान के चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में राजनीतिक दलों का अंदाज चुनावी चंदे को लेकर कैसे बदल रहा है, नया अंदाज क्या कहता है और इसका लक्ष्य क्या है। और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही अपनी राय, सुझाव, आलोचना आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।